Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. जाने माने फंडामेंटल एनालिस्ट और सीए तपन दोषी साहब जुड़ चुके हैं। तपन जी, गुड आफ्टरनून। तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ठीक हैं, मार्केट इतना ख़राब नहीं होने वाला, लेकिन जिन स्तरों पर क्लोजिंग हुई और जिन निचले स्तरों पर बाजार पहुंचा, उसने चिंता बढ़ा दी है। यहां से अब बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? तपन जी, ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अपने रडार पर रखना होगा? क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए? प्रशांत जी देखो, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट सेक्टर पूरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर में भी आप देखो कुछ कुछ सेगमेंट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम लोग एनबीएफसी की बात करें तो आप कंज्यूमर फाइनेंस की बात कर लो, जहां बजाज फाइनेंस है, एमएसएमई लोन, और वहां वहां थोड़ी आप वीकनेस देख रहे हो तो आप देखो बजाज फाइनेंस गिरे। लेकिन उसी में अगर आप होम फाइनेंस की देखें तो होम फाइनेंस अच्छे करे, जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग और वो सब। तो हमें बाइफरगेट करना पड़ता है। इवन अगर हम लोग बैंक्स में भी बात करें तो ऐसा नहीं कि सभी अच्छे चल रहे। कुछ कुछ बैंक, जैसे आज कोटक महिंद्रा बैंक का कल जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो आपने बहुत बड़ी गिरावट देखी। तो ये काफी स्टॉक स्पेसिफिक है। लेकिन इसमें एक सेक्टर जो उभर के आया है वो है फार्मा सेक्टर। आप देखिए काफी अच्छा नो परफॉर्मेंस रहा है। रियल एस्टेट में भी देखिए कि जो जिस तरह से बिजनेस अपडेट्स भी आए थे और जिस तरह से रिजल्ट आए, कुछ कुछ ओबेरॉय रियल्टी और लोढ़ा का भी ठीक ठाक ही था। तो इतना कुछ खास है, तो आप उसमें भी आप करेक्शन देख रहे हो। तो जो स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, उनके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही गिरे हैं। तो ये बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ओनली नो बैंकिंग ले लो तो सब स्टॉक्स चलेंगे उसमें। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं यहाँ एक बोलूंगा कि प्लीज रिजल्ट के बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ रिजल्ट जो है ना वो एक्सपेक्टेशन है, काफी मिले जुले रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे लग रहा है सेकंड क्वार्टर काफी बेटर रहेगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन डाउन होगा और ये जो रेट कट हुआ है उसका भी बेनिफिट फ्लो करेगा। लेकिन अभी रिजल्ट स्पेसिफिक कीजिए और खास करके आप देखें कि किस सेक्टर में, जैसे फार्मा है मुझे ठीक लग रहा है, सिलेक्टेड बैंक्स ठीक लग रहे हैं, और कंजम्पशन में भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। राहुल यादव का सवाल लेते हैं, और सेंट्रल बैंक पे राहुल का सवाल है। 1700 शेयर है, 46 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं सेंट्रल बैंक का। तपन जी, लॉन्ग टर्म नजरिए से कैसा लगता है आपको? आप देखो सेंट्रल बैंक एक तरह से पीएसयू बैंक है, और पीएसयू बैंक में एक तरह से अभी ना काफी हद तक तेजी आई है, और काफी हद तक जो भी है ना फंडामेंटल भी काफी पॉजिटिव रहा है। लेकिन और इस तरह से अगर आप रिजल्ट्स की भी बात करें तो पैट अच्छा खासा इनका 33% से ग्रो भी हुआ है। एनआईआई थोड़ा फ्लैट था, लेकिन ओवरऑल जो प्रोविजन इंटेंसिटी थी वो अभी थोड़ी धीरे धीरे मॉडरेट हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस अभी वो मिड सिंगल डिजिट में बोले, तो नॉर्मली डबल डिजिट में होगा तो बेटर रहेगा। लेकिन ठीक है, ये थोड़ा रिकवर हो रहा है। पीसीआर भी काफी कंट्रोल में, ग्रॉस एनपीए काफी हद तक ना वो अभी कंट्रोल में रहा है 3% के आसपास। और यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस लेवल पे ये स्टॉक है अभी, आई थिंक यहां से भी आई थिंक नो थोड़ी रिकवरी आ सकती है। लेकिन मैं एक तरह से यहाँ बोलना चाहता हूँ कि आगे जाके जैसे रिकवरी आती है ऊपर के लेवल पे, आई थिंक ये यहाँ से निकल के कुछ दूसरे पीएसयू बैंक अगर जाना है तो एसबीआई एक प्रीफरेबल होगा, या तो आपको प्राइवेट में जाए तो आईसीआईसीआई बैंक प्रीफरेबल होगा। ये थोड़ा रिकवरी आएगा क्योंकि पीएसयू बैंक एक दो क्वार्टर थोड़ा अच्छा जाए तो आप रह सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म में मैं चाहता हूँ कि आप कोई दूसरे स्टॉक में जो मैंने नाम दिए वहां भी आप शिफ्ट कर सकते हो। इन्फोसिस पे तपन जी राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 1587 के भाव पे खरीदा है, एक साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। जी देखिए, इंफोसिस का जिस तरह से रिजल्ट है कंपेयर टू टीसीएस और वहां से बेटर था। लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है कि आईटी कंपनीज है ना, जो उनके गाइडेंस है 2 से 4% का, 1 से 3% का, वो बोल रहे हैं वो काफी कम ग्रोथ है। अगर आप देखो तो नो अब हमारा जीडीपी ज्यादा ग्रो कर रहा है 3.5 6.5 से 7% से। तो यहाँ मुझे काफी हद तक प्रॉब्लम दिख रहे हैं। अगर टीसीएस ने जैसे कल बात की कि 2% वर्कफोर्स वो ऑफलोड करना चाहते हैं, तो ऐसे सब जब न्यूज आते हैं वो नेगेटिव होते हैं कोई भी सी आईटी कंपनी के लिए। और टीसीएस जब ऐसा बोलता है तो यानी प्रॉब्लम हर जगह है। आगे जाके एआई का बड़ा रोल रहेगा, और वो जिस तरह से ना लग रहा है कि एआई जिस तरह से, तो काफी हद तक ह्यूमन रिसोर्सेज कम चाहिए और इनके कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में भी काफी फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ से आईटी में खास करके दिग्गज शेयर्स है जैसे टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, वहां आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ से चाहो तो निकल भी सकते हो, और बाकी जैसे बैंकिंग एनबीएफसी हो या एफएमसी वहां आप फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे ग्रोथ बहुत ही म्यूटेड लग रहा है।
मेरे हिसाब से अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी और आपका भाव आ गया है तो आई थिंक निकल के मैं दूसरे सेक्टर में जाने की राह देगा। मुझे यहाँ काफी म्यूटेड ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए। ये तो तपन जी बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? प्रशांत जी देखिए, आज आपने देखा कि सीडीएमओ कंपनीज अच्छे चले, उसमें लॉरस लैब ने आपने देखा कि किस तरह से तेजी आई है। और मैं ये सेगमेंट में काफी हद तक नो बुलिश हूँ, क्योंकि अगर फार्मा में खास करके सीडीएमओ सीआरडीओ में सेक्टर में बहुत अच्छे चलेंगे। वो एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो यहाँ मेरा एक स्पीक होगा सिंजिन इंटरनेशनल। नो स्टॉक इतना चला नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे यहाँ बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है। यहाँ से 20% की आप कह सकते हो कि यहाँ से मूवमेंट आ सकती है। और यहाँ से नो वो काफी हद तक नो मिड टीन्स में ग्रोथ कर सकते हैं। इनका जो सीडीएमओ जो सेगमेंट है वो मार्जिन भी काफी मिड 20s में लग रहा है कि 2026 में रहेंगे। इबीटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आएगा, और उनके जो ऑलरेडी कैपेसिटी ऑलरेडी है तो उनमें यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। और मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ना आगे जाके ना काफी हद तक बड़े बड़े जो दिग्गज कंपनियां होते हैं उनके काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट सीडीएमओ कंपनीज में जाएंगे, जिनमें ये एक बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। तो ये एक सिंजिन इंटरनेशनल है, अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टॉक है जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं।